साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के इस सेशन में अपन करेंगे जो द वेस्टलैंड पोएम है। मित्रों, टीएस इलियट की वेरी फेमस पोएम है। इस पोएम के अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो सारे हिस्टोरिकल पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपन शुरू करने वाले हैं जो सेक्शन वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी फर्स्ट जो सेक्शन है द बेरियल ऑफ डेड। मित्रों, जो द बेरियल ऑफ डेड है इसके अपन करने वाले हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और इसके साथ साथ जो वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएस स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे जो द वेस्टलैंड पोएम है उसके अंदर पूर्णतया महारत हासिल करनी है, और आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, आपके सिलेबस में अगर वेस्टलैंड है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप ना, मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नया प्रश्न, नया क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर। ओके, अपने सारे जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज अपन सेक्शन वाइज इंट्रोडक्टरी और हिस्टोरिकल चीजें अपने पहले कर ली थी, अब अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेक्शन से लेके जो टोटल सेक्शन है इसके सभी के क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक छोटा सा टेस्ट दे। मेरे क्वेश्चन अपने करते समय, आंसर बताते समय आप भी पहले अपना अज्यूम करें वीडियो को पॉज करके, इसका आंसर ये हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने राइट हुए क्वेश्चन, ठीक है, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके अलावा मित्रों, अगर आपके पास बेरियल ऑफ डेड है, इसके आपके पास अगर ना नोट्स नहीं है, पीडीएफ नोट्स नहीं है, वेस्टलैंड के पीडीएफ नोट्स नहीं है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है वहां से ले सकते हैं। लिंक है वो टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड की चीजें अभी आपको वेस्टलैंड के बारे में पता नहीं है, तो उसका लिंक भी मैं जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी स्टार्ट से अगर आप देखते हैं वेस्टलैंड, तो आपके बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो आज अपन बिना किसी देरी के मित्रों करते हैं शुरुआत द बेरियल ऑफ डेड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, विच मंथ इज द क्रूलेस्ट। कौन सा मंथ है वो क्रूलेस्ट है, सबसे ज्यादा निर्दयी है? सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई। तो कौन सा है मित्रों? ये फर्स्ट लाइन है अपने द बेरियल ऑफ डेड की। तो सितंबर भी नहीं है, दिसंबर भी नहीं है, और मई भी नहीं है। क्या हो जाएगा? अप्रैल। सी ऑप्शन करेक्ट है मित्रों। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच सीजन इज प्रोमिनेंटली रेफरेंस्ड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। कौन सा सीजन है जो मुख्य रूप से सबसे पहले ओपनिंग लाइन्स के अंदर क्या है बताया गया है, उसका जो विवरण दिया गया है? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। तो हमने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अप्रैल को देखा था, तो अप्रैल किस सीजन के अंदर आता है? समर में भी नहीं आता, विंटर में भी नहीं आता, ऑटम में नहीं आता, सी स्प्रिंग। सी हो जाएगा मित्रों करेक्ट। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द फ्रेज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ सजेस्ट। जो इस पोएम है शुरुआती लाइन है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट, इसके अंदर ये फ्रेज क्या सजेस्ट करती है? स्प्रिंग ब्रिंग्स जॉय, कि स्प्रिंग है वो जॉय लेके आती है, क्योंकि अप्रैल है वो स्प्रिंग को शो कर रहा है ना, तो स्प्रिंग है वो जॉय लेके आती है। तो बात तो ये ठीक लग रही है। स्प्रिंग अवेकन्स मेमोरीज एंड इमोशंस, स्प्रिंग है वो क्या जगा देती है? मेमोरीज को और हमारी इमोशंस को, हमारी भावनाओं को, और हमारी स्मृतियां हैं, यादों हैं, उनको जगा देती है। विंटर इज प्रेफरेबल, और विंटर है उसको प्रेफर किया गया है। तो विंटर और अप्रैल का तो इसमें कोई मेल हो ही नहीं रहा है। नेचर इज इनडिफरेंट, और नेचर बिल्कुल इनडिफरेंट है होती है, तो इनडिफरेंट तो वो नहीं होती है। नेचर के अकॉर्डिंग अपन सारे काम करते हैं, तो ये भी गलत है। सी भी इसका गलत है। अब क्या है कि इसमें जैसे हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो शुरुआत में ये बताया गया है कि जो क्रूलेस्ट इसलिए है कि स्प्रिंग है ना वो क्या कर देती है? मेमोरीज और इमोशन है उनको जगा देती है। तो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द स्प्रिंग सिंबलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। पोएम के कंटेक्स्ट के अंदर, पोएम के संदर्भ के अनुसार स्प्रिंग है वो किसका सिंबल है भाई? रीबर्थ एंड रिन्यूअल, केओस एंड कंफ्यूजन, डेथ और स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव। क्या वो स्प्रिंग ठहराव को प्रदर्शित करता है या डेथ को प्रदर्शित करती है स्प्रिंग, या जो केओस एंड कंफ्यूजन या कोई अराजकता और जो भ्रम की स्थिति पैदा करती है, या रीबर्थ एंड रिन्यूअल या पुनर्जन्म और जो रिन्यूअल है, नवीनीकरण है, उसको वो सिंबलाइज करती है। तो जो स्प्रिंग है मित्रों इस पोएम के अंदर, वो रीबर्थ एंड रिन्यूअल का क्या है? सिंबल है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर ये सारी चीजें, नए पेड़ों पौधे हैं, उन पे पत्तियां आती है ना, नई पत्तियां आती है, हर चीज मतलब उसमें नयापन आता है। व्हाट डज द स्प्रिंग इन द पोएम कॉन्ट्रास्ट विद। इसके अंदर स्प्रिंग है ना उसको कॉन्ट्रास्ट किसके साथ, यानी उसके विरोध के अंदर क्या चीज दिखाई गई है? उसके किससे तुलना की गई है? समर से, ऑटम से, विंटर से, नाइट से।
तो स्प्रिंग की नाइट से भी नहीं की गई है। कॉन्ट्रास्ट किससे है? समर से भी नहीं है स्प्रिंग का, विंटर से। विंटर से मित्रों इसका कॉन्ट्रास्ट किया गया है स्प्रिंग का। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड इन द लाइट विंटर केप्ट अस वार्म, कि विंटर है ना वो हमें वार्म रखती है, विंटर हमें गर्म रखती है। तो इसका क्या, कौन सी लिटरेरी टर्म यूज किया गया इसके अंदर? आयरनी, सिमली, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन। तो विंटर तो वैसे भी क्या है, वैसे ठंडा रखती है ना, तो पर्सोनिफिकेशन तो इसमें वैसे भी नहीं है, क्योंकि विंटर का ये तो काम ही है गर्म रखना, ठंडा रखना। और हाइपरबली इसके अंदर किसी प्रकार की नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। सिमली, एज और लाइक का यूज नहीं किया गया है इसमें, मतलब आयरनी है। आयरनी का अर्थ होता है व्यंग्य करना, बात कोई और होती है। तो विंटर कैप्टस वॉर्म, वॉर्म वैसे तो ठंडा रखती है विंटर, लेकिन वॉर्म क्यों रखती है? या व्यंग्य किया गया कि जो सेक्सुअल परवर्जन वाले जो लोग होते हैं, सेक्सुअल चीजें करने के लिए वो विंटर को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे आयरनी दिया गया मित्रों। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द अप्रैल इज द क्रूलेस्ट बिकॉज ऑफ, अप्रैल है ना वो क्रूलेस्ट है, क्यों है वो क्रूलेस्ट, क्यों कहा गया है अपने पोइट ने कि अप्रैल है वो क्रूलेस्ट है? रीबर्थ एंड होप, कि अप्रैल में रीबर्थ और होप होती है। रिन्यूअल एंड जॉय, या रिन्यूअल और जॉय होता है। पेनफुल रीजनरेशन या पेनफुल रेजरेशन होता है। या डेथ एंड डेस्पेयर, या किसी प्रकार का जो डेथ और डेस्पेयर होती है। तो क्या होगा मित्रों इसके अंदर? इसमें आपको ऐसे घबराना नहीं है। जो अप्रैल है ना, अप्रैल के अंदर अपने स्प्रिंग आती है। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, चीजों का जन्म होता है दोबारा। तो वो वेस्टलैंडर जो है ना वो अप्रैल को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जब फ्लावर खिलते हैं वो चीज़ क्या, हमारी जो मेमोरीज है वो पीछे की जो भी आध्यात्मिक चीज़ों की मेमोरी, वो बताते हैं कि अगर हम किसी प्रकार का एफर्ट करते हैं तो हमारा रीजनरेशन हो सकता है, यानी हमारा पुनरुत्थान हो सकता है। तो इसके अंदर जो वेस्टलैंडर है ना, उनको लगता है कि ये हमको किसी प्रकार का एफर्ट नहीं करना चाहते, वो रीजनरेशन की सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि वो पेनफुल होगा, क्योंकि अभी वो विलासिता का जीवन जी रहे हैं, बड़े ही मजे से जी रहे हैं। वो तो किसी प्रकार का वो ना थोड़ी कठिनाई महसूस करना नहीं चाहते, तो वो रीजनरेशन उनको लगता है कि वो पेनफुल होगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने किया है इसको, अप्रैल को क्रूलेस्ट कहा है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच फ्लावर इज मेंशनड इन द बेरियल ऑफ डेड, बेरियल ऑफ डेड है, इसके अंदर कौन सा फ्लावर यूज किया गया है मित्रों? मतलब किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है? ट्यूलिप का, लाइलेक्स का, हाइसिंथ का, बोथ बी एंड सी। तो मित्रों इसके अंदर ट्यूलिप का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ही क्या, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर लाइलेक्स वर्ड का यूज किया गया है कि स्प्रिंग है उसके अंदर लाइलेक्स खिल जाते हैं। और हाइसिंथ है, उस जो हयासिंथ है, हयासिंथ का भी यहाँ पे यूज किया गया है। वो अगले अपने जो लवर के अंदर जो रिग्रेट वाला सीन है उसके अंदर हाइसिंथ जो फ्लावर है उसका यूज किया गया है। तो इसका मतलब बी एंड सी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। पूरे दो बेरियल ऑफ डेड है इसके अंदर सिर्फ 2 ही फ्लावर का यूज किया गया है, लाइलेक्स का और हायासिंथ का। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द मेमोरी रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, इस पोएम के अंदर जो मेमोरी है ना वो किस प्रकार, इसका अर्थ क्या है पोएम के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार? ए सोर्स ऑफ जॉय, ए बर्डन, ए टूल फॉर हीलिंग, ए डिस्ट्रैक्शन, यानी किसी प्रकार का जो विकर्षण है, किसी प्रकार का ध्यान भटका हुआ है, वो मेमोरी तो वो नहीं है। टूल फॉर हीलिंग, किसी प्रकार की हीलिंग करने के लिए कोई टूल है तो नहीं है। किसी प्रकार का जॉय करने के लिए मेमोरी का जॉय नहीं है, ये हो जाएगा बर्डन। बर्डन मीन्स कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये अपने समर आती है, समर जो वेस्टलैंडर होते हैं उनको जब ये इनकी मेमोरी के अंदर वापस जो पीछे की जिम्मेदारी आती है ना, तो वो उनको परेशान करती है, इसलिए यहाँ पे मेमोरी है, इसका अर्थ हो जाएगा बर्डन। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्पीकर का क्या अर्थ है इस लाइन के अंदर कि मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, एक फ्रेज आती है कि जो मेमोरी और डिजायर है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, जब बसंत आती है यानी स्प्रिंग आती है तब वो क्या कर देती है, वेस्टलैंडर की जो मेमोरी है और जो डिजायर है उनको मिक्स कर देती है। तो इसका अर्थ क्या है? कंफ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट की कंफ्यूजन हो जाता है, उसके अंदर भ्रम हो जाता है उनको पास्ट और प्रेजेंट का। द ब्लेंडिंग ऑफ ड्रीम्स एंड रियलिटी, ब्लेंडिंग होता है मिश्रण, मिश्रण हो जाता है उनका, मिल जाती है वो ड्रीम्स एंड रियलिटी, ड्रीम और जो उनके सपने हैं, सपने और उनकी जो वास्तविकता है वो उनका मिश्रण हो जाता है। द स्ट्रगल बिटवीन नॉस्टैल्जिया एंड होप, और उनके जो उदासी है और आशा है उनका, उनके बीच में संघर्ष होता है।
तो इसके अंदर मित्रों जो यही बात है कि मेमोरी जो पीछे की चीजें देखते हैं वो जिस जिस प्रकार रीजनरेशन होती है, ठीक है, जिन लोगों के स्पिरिचुअल तरीके से रीजनरेशन हुई है तो स्पिरिचुअल चीजें वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन डिजायर उनकी भी है रीबर्थ करने की, ठीक है, तो वो इस तरीके से वो क्या हो जाते हैं, बड़े ही कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो वो उनका कन्फ्यूजन चलता है। अभी पास्ट के अंदर जो जिन लोगों का रीजनरेशन हुआ उनके बारे में वो सोचते हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंदर वो ऐसे कुछ करना नहीं चाहते। इसी प्रकार उनके सपने हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर वो क्या है, ऐसी चीजें करना नहीं चाहते, प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। इसी तरीके से उनकी उदासी और आशा है उसके बीच में उनका स्ट्रगल चलता रहता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों 11 नंबर। इससे पहले चाहूंगा कि अगर आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको लगता है कि वास्तव में हमारे लिए एग्जाम में बड़े हेल्पफुल होंगे और एक बड़े ही सीरीज से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों नहीं भूलना है आपको। व्हाट डज द बेरियल इन द टाइटल सिग्निफाई? इसके अंदर जो टाइटल के अंदर बेरियल वर्ड है वो, ठीक है ना, टाइटल के अंदर वो क्या सिग्निफाई करता है? सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। बेरियल का वैसे अर्थ क्या होता है मित्रों? कोई चीज को दफनाना, ठीक है, जिस जब डेथ हो जाती है तब दफनाते हैं ना, उसके लिए यूज हुआ ये। तो इसमें क्या मीनिंग है अपने इस पोएम के अंदर इसका? सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ की लाइफ का कोई सेलिब्रेशन है, द एंड ऑफ होप एंड वाइटलिटी, या जो अपनी आशा है और जीवन है उसका अंत दिखाया गया है, रीबर्थ, या रीबर्थ के लिए पुनर्जन्म के लिए, जॉयफुल एक्सेप्टेंस, या बड़े ही स्वीकार्यता हो गई है, बड़े ही आनंद के साथ स्वीकारोक्ति हो गई है। तो नहीं है, बरियल का अर्थ ये नहीं है, रीबर्थ का भी नहीं है, सेलिब्रेशन भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेरियल का अर्थ है कि आशा है और जो हमारे जीवन है ना उनका क्या हो गया है, अंत हो गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। व्हाट लैंग्वेज इज यूज्ड इन बिन, गार, केन, रसीन, स्टेम, ओस, लेटियन, एच, डिटच? कि इसमें ये जो लाइन है इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया है? फ्रेंच का, जर्मन का, रशियन का और लैटिन का। तो लैटिन का भी नहीं है, रशियन का भी नहीं है और फ्रेंच का भी नहीं। इसके अंदर मित्रों जर्मन है ना, उस लैंग्वेज का ये यूज किया गया है, जर्मन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। अब इसका आपसे ट्रांसलेशन भी पूछा जा सकता है कि इसके ये लिखा क्या है। तो इसका ट्रांसलेशन यही है कि आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई केम फ्रॉम लिथुआनिया, आई एम ए रियल जर्मन। ये जो लाइन हमें क्या बताती है मित्रों? ये नेशनलिज्म है ना, राष्ट्रवाद है, उसको बताती है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसका प्रभाव दिखाती है इसके अंदर। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ उसके अंदर लोग है ना अपने नेशनलिज्म के बारे में जान लेने लगे। तो ये लाइन हमें बताती है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनलिज्म को प्रदर्शित करने वाली कौन सी लाइन है, तो ये लाइन ही है वो, ठीक है। और इस पे प्रभाव किसका पड़ा हुआ है? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द स्टार्नबर्ग सी? स्टार्नबर्ग सी कहाँ पर है? जस्ट आउटसाइड लंदन, इन मिशिगन, इन पेरिस, नियर म्यूनिक। तो लंदन में भी नहीं है, मिशिगन में भी नहीं है, पेरिस में भी नहीं है, ये है मित्रों म्यूनिक के नजदीक। और म्यूनिक कहाँ पे मित्रों? जर्मनी में है। और ये स्टार्नबर्ग सी आपसे इसे पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज है। तो स्टार्नबर्ग सी क्या है मित्रों? एक लेक का नाम है, एक झील का नाम है, जो वर्तमान में भी है कहाँ पे? म्यूनिक के नजदीक, जर्मनी में। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। होप गार्डन इज, होप गार्डन कहाँ है, ठीक है, या क्या चीज है होप गार्डन? ए ब्रोकन कास्टल, एन एंशिएंट प्लेस, ए रेलवे स्टेशन, ए पब्लिक पार्क। तो ए ब्रोकन कास्टल भी नहीं है, किसी प्रकार का टूटा हुआ किला नहीं है, पूरा प्राचीन स्थान भी नहीं है, रेलवे स्टेशन भी नहीं है, और ये भी क्या है? एक पब्लिक पार्क है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ है मित्रों? होप गार्डन है, ये पब्लिक पार्क है, ये भी म्यूनिक जर्मनी के अंदर है। इसमें ये सीन आता है कि जो टेरेसिस है और उनकी गर्लफ्रेंड वो जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, तो बारिश आ जाती है, तो सबसे पहले वो लेक के नजदीक जाते हैं स्टर्नबर्ग सी, और उसके बाद में वो होप गार्डन पार्क में जाते हैं। और वहां पे क्या पीते हैं? वो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वो कमेंट में मुझे बताओगे। और 1 घंटा वो वहां पे बात करते हैं। तो चाय और कॉफी से आप देखना भी क्या वो पीते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम रेफरेंसेज ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन विच कंट्री? इस पोएम के अंदर एक रेफरेंस दिया गया अपने दो बेरियल ऑफ डेड है ना, इसके अंदर एक जो ना रेफरेंस है चाइल्डहुड का, बचपन का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया गया है। वो कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था? फ्रांस, इंग्लैंड, लिथुआनिया, जर्मनी। तो फ्रांस, इंग्लैंड, लिथुआनिया की कोई नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब जर्मनी का एक एक्सपीरियंस बताया गया है। नेक्स्ट 16 पे आते हैं मित्रों। हु इज मेरी इन द पोएम? इस पोएम में मेरी कौन है? मेरी मित्रों जो अपने पिछले क्वेश्चन में बात की थी भी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताती है, तो वो मेरी बताती है। तो वो कौन है भाई? ए मिथिकल फिगर, वो एक पौराणिक फिगर है। द नरेटर्स फ्रेंड, वो नरेटर के फ्रेंड है।
ए हिस्टोरिकल रॉयल फिगर, एक हिस्टोरिकल रॉयल फिगर है, वो हिस्टोरिकल शाही परिवार का कोई व्यक्तित्व है। और एन इन्वेंटेड करेक्टर, या कोई इन्वेंटेड करेक्टर है, तो इन्वेंटेड करेक्टर नहीं है वो, नरेटर फ्रेंड भी नहीं है, मिथिकल फिगर भी नहीं है, वो मित्रों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोरिकल रॉयल फिगर है और आर्क ड्यूक है उसकी वो कजिन है, ठीक है, आर्क ड्यूक का इसमें आता है नाम, उनकी कजिन है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच गेम इज मेंशनड इन मेरीज रिकलेक्शन, मेरी की जो मेमोरी है, ठीक है, यादें हैं, उसके अंदर कौन सा गेम वो मेंशन करती है? ब्रिज, स्लेजिंग, चेस, क्रिकेट। तो ब्रिज भी नहीं है, चेस भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है मित्रों, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जो स्लेजिंग है ना, जो बर्फ के ऊपर चलना, ठीक है, किसी इस प्रकार का एक यंत्र होता है, इस प्रकार की कोई गाड़ी होती है जो ढलान में सीधी स्नो के ऊपर, जो जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पे चलते हैं उससे, तो स्लेजिंग वो करते हैं वहां पे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। द फ्रेज सन ऑफ मैन इज टेकन फ्रॉम, अपने फर्स्ट स्टेंजा के अंदर सन ऑफ मैन का जिक्र आता है, वो फ्रेज कहाँ से ली गई है? द ओल्ड टेस्टामेंट, एजकिल, कॉनराड्स हाइट ऑफ डार्कनेस, बोडलेयर, फ्लेरस डू मोल और मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से भी वो नहीं ली गई है, बोडलेयर फ्लेरस डू मोल से भी नहीं ली गई है, और कॉनराड्स हाइट ऑफ डार्कनेस से भी नहीं ली गई। इससे क्या लिया गया था? इससे स्टार्टिंग में जो एपिग्राफ है ना वो सिलेक्ट किया था, लेकिन बाद में उसको यूज नहीं किया इन्होंने। और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब बाइबिल का एक पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, उसका द बुक ऑफ एजकिल है ना, उससे ये सन ऑफ मैन लिया गया है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। विच इमेजरी इज यूज्ड टू इवोक ए सेंस ऑफ डिके, किस प्रकार की इमेजरी का यूज किया गया है एक जगाने के लिए? जो डिके होता है, नष्ट होना, कोई चीज को, कोई चीज नष्ट होती चीज है उसको जगाने का भाव है ना, वो कौन सी इमेजरी अपन को दिखाती है? फ्लावर्स ब्लूमिंग, कि जो खिलते हुए फूल कभी नष्ट होने की चीजें अपने को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। रिवर्स फ्लोइंग, रिवर बह रही है, यानी जो चीज हमें देखने में अच्छी लगती है ना, तो वो कभी डीके का सेंस नहीं हो सकता, तो बहती हुई नदी भी हमें कुछ नहीं ऐसी दिखाती है, ठीक है। बर्ड सिंगिंग, तो पक्षी सिंगिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी डीके का सिंबल नहीं है। लेकिन ड्राई स्टोन है ना एंड डेड ट्रीज है, वो क्या है? डीके का सिंबल दिखाया गया, तो सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो सूखे पत्र है, बिना कोई जल के उनके किसी प्रकार का कोई ध्वनि नहीं आ रही होती है, संगीत निकल कल की ध्वनि नहीं आ रही है, और जो पेड़ है वो किसी प्रकार की शेड नहीं देते हैं, इसलिए वो यहाँ पे डीके का यूज किया गया है, वो डीके के सिंबल है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आता है मित्रों। विच सिंगिंग बर्ड इज मेंशनड इन द बेरियल ऑफ डेड, बेरियल ऑफ डेड के अंदर कौन सा जो गाने वाला पक्षी है उसका मेंशन किया गया है, उसका गाना मेंशन किया हुआ है, वो गाता है? नाइटिंगेल, क्रिकेट, कोयल, स्पैरो। नाइटिंगेल बुलबुल, क्या बुलबुल का यूज किया गया है? तो नहीं किया गया है। स्पैरो चिड़िया का भी नहीं किया गया है, कोयल का भी नहीं किया गया है, क्रिकेट का किया गया। बी ऑप्शन क्रिकेट होता है तो जिंगुर, और इसमें यही बताया गया कि जिंगुर का जो साउंड है, म्यूजिक है, उससे भी किसी प्रकार का रिलीफ मिलता नहीं है वेस्टलैंडर को, ठीक है। तो मित्रों आज के अपने थे 20 क्वेश्चन थे। आपके इस 20 क्वेश्चन में कितने राइट हुए हैं मुझे ऑनेस्टली कमेंट में बताओगे कि इतने सर में हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं। और अपने अभी जो कंप्लीट है ना इसका, द बेरियल ऑफ डेड है, इसका कंप्लीट पार्ट भी करेंगे। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अगला पार्ट भी देख सकते हैं। मतलब ये सीरीज अभी जारी रहेगी जब तक आपके द बेरियल ऑफ डेड के कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो जाते। मित्रों आपको ऐसा लगा है ना, आपके दिल से अगर आपको लगा है कि वास्तव में हमें अच्छी चीजें, नई नई चीजें देखने को मिली है, और कंप्लीट हमारा जो आप अगर अपना स्टेंजा फर्स्ट देखोगे ना, यानी अभी 20 लाइन लगभग देखोगे तो 20 लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर एक बार आप थोड़ा ट्रांसलेशन उसका करके ये क्वेश्चन करते हो तो आपके फिर कोई चीज, आपके नई चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है ना दिल से कि वास्तव में हमें नई चीजें सीखने को मिली है और कम समय में मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके पास कोई स्कूल लेक्चर से संबंधित क्या है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप है, शेयर अवश्य कीजिएगा। और मित्रों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि सीधा आपके पास आपके काम का वीडियो है तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और आगे भी अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल चीजें लेके आऊंगा मैं। इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, नाइस का कमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करें। और बहुत अच्छा जो कमेंट करेंगे तो उसका कमेंट है मैं कमेंट ऑफ द डे अपना जो टेलीग्राम है उस पर पोस्ट भी करूंगा। और इसके अलावा प्यारा सा जो आपका कमेंट होता है ना मित्रों, पॉजिटिव कमेंट, उससे मेरी एनर्जी बढ़ती है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को वाकई में क्या है कि फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपको अगर फायदा मिल रहा है तो आपको बताना चाहिए, ताकि मैं आगे भी नई नई चीजें आपके लिए लेके आता रहूं और एक्टिव रहूं। बात एक्टिव रहने की है, तो अगर आप एक्टिव मुझे रखना चाहते हैं तो बस एनर्जी देने के लिए आपको सिर्फ एक कमेंट करना है।
और अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहे तो वो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर गुरु दक्षिणा में अगर आप चाहते हैं कि मैं सर को सुपर थैंक्स गिफ्ट करना चाहता हूं, तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको थैंक्स दिखा आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप सुपर थैंक्स भी अपने जितना चाहें वो भेज सकते हैं, ताकि हमारा लगातार ये सेशन चलता रहे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वालों के लिए स्पेशल मैं ब्लेसिंग करूंगा, और मेरे साथ मेरी जो आशीर्वाद है उनके साथ हमेशा रहेगा, और ईश्वर से भी मैं कामना करूंगा कि वो उनका पक्का सिलेक्शन हो। तो मित्रों, बस लगातार आपको पढ़ते जाना है, आपके मैटर पे बिलीव करना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है वो करते जानी है। ओके, थैंक यू।